Namaskar, respected Director Dr. Joshi sir and his team, all the participants of HRDC department, and my dear friends. This is a new time and new style to presentation. Today, I will talk about the gender and various aspects about the gender. Friends, we know that gender is a new concept and it's emerged from France. When we talk about the gender, we should know about the sex and gender. First, we will talk about the concept of gender. When we talk about the gender, what is the difference between gender and sex? Sex is a biological term and gender is a social construction. Sex identifies biological difference between men and women. Like women can give the birth, women can do something, and gender, which is identify a social relationship between men and women. So gender is a socially construct, but gender role are dynamic and change over time. So when we talk about the gender, we should know the difference between gender and sex. अगली स्लाइड में हमने देखा कि gender refers to the social difference between masculine means male and feminine means female. Sex refer to biological difference between male and female. So this is the basic difference and society के पास सेक्स और जेंडर जो लोकमानस में है वो बेसिकली सोशल एस्पेक्ट से है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट विद द रेफरेंस of Indian society. We will discuss about the gender and sex, what is gender discrimination, gender role, gender equality, gender mainstreaming, gender planning, gender analysis, gender responsive budgeting. But within a short period of time, we will discuss main 2 or 3 points in our concept. यदि हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी के बारे में, और आप सभी लोग तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम मानो कि सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं हमें, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स समाज में जो नीति नियम है, समाज में जो नॉर्म्स है, उनके मुताबिक फंक्शन करना, उनके मुताबिक कार्य करना, और लोगों के पास उनके पास एक राइटली एक्सपेक्टेशन होता है. हमारी सोसाइटी में कई संस्थाएं हैं, कुटुंब, लग्न, राज्य, रिलीजन, ये सभी इंपॉर्टेंट संस्था है, और ये सभी इंस्टीट्यूट अपना जो काम करती है वो हमारे सोसाइटी के जेंडर पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी सोसाइटी का कल्चर क्या है, उनके मुताबिक करते हैं. So when we talk about the gender and institution, we should know
कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, इंस्टीट्यूशन क्या है और जेंडर इंस्टीट्यूशन क्या है। यदि हम देखेंगे तो हमारी सोसाइटी में सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आ जा सकता है? क्योंकि सोशलाइजेशन हमारे यहाँ जेंडर आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है तब तो वो एक बायोलॉजिकल एनिमल जैसा है, मगर सोशलाइजेशन प्रोसेस वो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन अ पर्सन एंड हिज फेलो बीइंग, और हमारे सोसाइटी में इसका एडप्शन होता है। हम डे टू डे हमारी लाइफ में, हमारे सोशल बिहेवियर में, हमारी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो डाल देते हैं। यह प्रोसेस शुरू होता है अर्ली लाइफ से। जब हम 3-4 साल के होते हैं तब हमको मालूम होता है, तब हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है और सोशल वेरिएबल्स इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। यह जेंडर सोशलाइजेशन shaped by major institutions। सबसे पहले आता है फैमिली, बाद में आता है हमारा स्कूल, हमारा स्टेट, हमारा पीयर ग्रुप, हमारी मास मीडिया, हमारा रिलीजन, उनके साथ हमारी पूरी लाइफ जुड़ी है। और हमारा सोशलाइजेशन डे 1 से जो शुरू होता है, वहां से जब तक हम लास्ट मिनट तक यह पृथ्वी पे रहता है तब तक हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो सोशलाइजेशन वो एक ऐसी प्रक्रिया है कोई जो लाइफ लॉन्ग रहती है। इसके बारे में यदि हम फैमिली के बारे में सोचें तो फैमिली हमारी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं हम बेसिक इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। और ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हमारे लिए 2 फंक्शन करती है। एक उनका जो बेसिक फंक्शन है और दूसरा वो एडिशनल फंक्शन है। हमारा बर्थ, सोशलाइजेशन, खाने पीने का इंतजाम करना, हमको अच्छी आवाज देना, हमको एजुकेट करना, ये उनके बेसिक फंक्शन है। मगर हमको फैमिली से सिखाया जाता है कि आप महिला है, आप पुरुष है। तो बाय बर्थ हम ये सीखते हैं और उनके जो सोसाइटी में एक मात्रा बनी रहती है, वो मात्रा हमारी लाइफ टाइम रहती है। यदि हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो क्या होता है हमारी सोसाइटी में? अलग अलग फैमिली में सोशलाइजेशन की पैटर्न अलग अलग सी होती है। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं। जॉइंट फैमिली है, इसमें पेरेंट, चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और लॉट्स ऑफ मेंबर। और हमारी भारतीय सोसाइटी की एक लाक्षणिकता भी रही है। मोनोगामस फैमिली में 1 हस्बैंड एंड 1 वाइफ। और ज्यादातर हमारी इंडियन सोसाइटी में यह मोनोगस फैमिली हमको दिखाई देते हैं। पॉलीगैमस फैमिली में 1 हस्बैंड और मोर देन 1 वाइफ। यदि हम इस्लाम की बात करें तो वहां 1 हस्बैंड और मोर देन 1 वाइफ हो सकती है। जो मैट्रिफोकल फैमिली है इसमें मदर हेड होती है, और ब्लेंडेड फैमिली है इसमें मिक्स पेरेंट्स होते हैं। तो यह अलग अलग टाइप के हमारे फैमिली हैं
और ये फैमिली में हर एक का सोशलाइजेशन जेंडर पर्सपेक्टिव से होता है। या जेंडर पर्सपेक्टिव में हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो नेचर के साथ नहीं जुड़ा, वो तो बायोलॉजिकल के साथ है, सेक्स के साथ है, मगर यहाँ नर्चर होता है। विमेन के पास क्या होना चाहिए, मैन के पास क्या होना चाहिए, फादर कैसा होना चाहिए, मदर कैसे होना चाहिए, ये सभी बातें हमारी जेंडर आइडेंटिटी खड़ी करती है और उनकी प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में शुरू होती है। मगर ज्यादातर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्कल फैमिली है। पैट्रियार्कल फैमिली में आप देख सकते हैं कि हमारी जो सोशल सिस्टम है, इस सिस्टम में मैन का होल्ड रहता है, उनका रोल इंपॉर्टेंट रहता है। लीडरशिप हो, मॉरल अथॉरिटी हो, सोशल प्रिविलेज हो और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमारी पैट्रियार्की सिस्टम की एक अलग सी बात है। मानो हम हमारी सोसाइटी में पितृसत्ता की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, और फेमिनिस्ट अप्रोच में से कमला बशीन का नाम बहुत ही फेमस है। She is a feminist activist as well as social scientist. फेमिनिज्म के बारे में यदि हम बताते हैं तो फेमिनिज्म ने जो भी किया है वो हमारी आइडियोलॉजी के साथ किया है, ये बायोलॉजी के साथ नहीं जुड़ी है। उन्होंने बताया कि आई नो इनफ वीमेन हु आर टोटली पैट्रियार्क, who are totally anti-women, who do nasty things to do women. हमारे यहाँ पितृसत्ताक समाज व्यवस्था है, मगर विमेन अपलिफ्ट के बारे में देखें तो ज्यादातर मेल ने किया है। हमारा जो भी सोशल रिफॉर्म है वो मेल ने किया है। तो फेमिनिज्म इज नॉट अगेंस्ट मेल, बट फेमिनिज्म इज आइडियोलॉजी, ऐसा कमला बशीन ने बताया है। और ये आइडियोलॉजी हमारे सोशलाइजेशन में जुड़ी है, हमारे कल्चर में जुड़ी है। इसलिए जेंडर का जो पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी के साथ दिखा, कल्चर के साथ, और सोशल कंस्ट्रक्शन उनका कैसा होता है वो इसमें बहुत ही मान्य रखते हैं। कई बाबत ऐसी है कि जो हम हमारे सोसाइटी के साथ जुड़ी है। हमारी जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है वो सोशल इंस्टीट्यूशन में पैट्रियार्कल सिस्टम दिखाई देती है। इसलिए सभी जगह हमको ऐसा लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, क्योंकि फैमिली, कॉलेज, जॉब प्लेस, जब भी हम काम करते हैं तो वहां प्रायोरिटी देनी है। सब जगह पैट्रियार्की की इम्पैक्ट है, क्योंकि सोसाइटी में उनकी आइडियोलॉजी है। मानो हमको ये सोचना है कि क्या करना है, तो हम पहले ही सोचते हैं कि हमारे फैमिली में इसके लिए क्या होता है, कैसे होता है, और इनके बारे में यदि हमको सोचना है तो हम क्या कर सकते हैं, वो अलग सी बात है। विद इन द फैमिली हम देखते हैं तो मेल फीमेल, बॉयज एंड गर्ल का डिफरेंसेस होता है। नॉट ओनली दैट, बॉयज ऐसा होना चाहिए, गर्ल्स ऐसी होनी चाहिए। तो गर्ल के बारे में यदि हम सोचें तो वो ओबीडियंट डॉटर होनी चाहिए, फेथफुल वाइफ होनी चाहिए, ए नर्चरिंग मदर होनी चाहिए, पावरफुल इन लॉ होनी चाहिए। जेंडर बेस्ड हायरार्किकल प्लेसमेंट हमारी फैमिली सिस्टम में दिखाई देती है।
बचपन से उनको सिखाया जाता है कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। एट द टाइम ऑफ बर्थ वी आर द विटनेस द क्रूअल्टी ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड in many parts of the country, particular Bimaru state. There are a difference between male and female birth ceremony. हमारे यहाँ कई स्टडी ऐसा हुआ है। हमारा सेंसस का डेटा वो बता रहा है कि फैमिली में फीमेल बर्थ का क्या इंपॉर्टेंस है। फिजिकल अपीयरेंस की बाबत में तो यदि कोई लड़का लड़की को देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि उनका बॉडी कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अपीयरेंस के बाद कैसा है। तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड उनका वेट कम कर देना, उनको अच्छा देखना, उनको ब्यूटी पार्लर में ले जाना, क्योंकि फीमेल के पास जो हमारी सोसाइटी की अपेक्षा है वो, और मेल के साथ यदि मेल हमें चाहिए तो वो हैंडसम होना चाहिए, मसल्स होना चाहिए। तो पूरा हमारी सोसाइटी में ये बात होती है। ड्रेस के बारे में तो बच्ची को बचपन से हम फ्रॉक देते हैं, जींस पैंट बच्चे को देते हैं, कैसा कोड ड्रेस कोड रखना है, स्टाइल कैसे रखनी है, हेयर कट कैसे रखना है, वो हमारा फैमिली हमारे लिए डिसाइड करता है। और वो जब करता है तब हम वो सोचते हैं कि लड़की है और ये लड़का है। बिहेवियर एट होम, द फीमेल आर एक्सपेक्टेड टू डू कुकिंग, washing the dish, cleaning the house, carrying the children, aged people को रखना। और मैन के लिए हम अलग सी अपेक्षा रखते हैं। वो साहसिक होना चाहिए, वो बहुत आउटसाइड वर्क करना चाहिए, वो बाहर जाके आजीविका के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले। मीन्स फ्रीडम के बारे में यदि हम सोचें तो वीमेन हैव लेस फ्रीडम कंपेयर टू मैन इन ऑल एस्पेक्ट एट होम। डिसीजन मेकिंग, डिटरमिनिंग लाइफ पार्टनर, उनको हायर एजुकेशन लेना है, अकेले घूमने जाना है, रात को बाहर जाना है, तो फीमेल के बारे में फ्रीडम का जो क्राइटेरिया है वो हमारी सोसाइटी में जेंडर पर्सपेक्टिव से होता है। तो ये सभी जो एरिया है वो मैरिज में भी आ जाता है। मैरिज सिस्टम में यदि हम देखें तो इनइक्वालिटीज है। एज ऑफ मैरिज, डावरी, लिविंग विथ हस्बैंड, उनके साथ कैसे बिहेव करना, कैसे ओबीडियंट रहना, वो सभी बच्चे को सिखाया जाता है। और उनके लिए मेल और फीमेल दोनों का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अलग से हमको देखना मिलता है। तो हमारे फैमिली में यदि हम देखें तो बर्थ से लेके मैरिज तक, मैरिज से लेके आगे ये डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस दिखाई देता है। यदि एजुकेशन के बारे में देखें तो एजुकेशन में भी इंडिया में ऐसी कई स्कूल है, ऐसी कई कॉलेज है, ऐसी कई स्ट्रीम है, और इनके लिए तो स्टडी भी हुआ है कि पेरेंट एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो महिला के एजुकेशन के बारे में ऐसे सोचते हैं कि उनको पढ़ा के क्या करना है, उनको तो ससुराल भेजना है। और बच्चे का जो एजुकेशन है, बॉय का जो एजुकेशन है वो इन्वेस्टमेंट है। मीडियम चॉइस करना है तो बच्चे को बोलते हैं कि गुजराती मीडियम में गवर्नमेंट की स्कूल में चले जाओ। कॉलेज में भेजना है तो डॉक्टरी है तो इंजीनियरिंग है तो बच्चे को भेजते हैं। तो ये एजुकेशन के बारे में बहुत
हम जेंडर पर्सपेक्टिव अलग से सोचते हैं, मगर ये सभी होते हैं कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग सी बात होती है और इनके लिए हमारे फैमिली में, इंडियन फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कुछ चैलेंजेस आ गए कि जिससे हमको ये देखना पड़ता है। पहले आते हैं चेंज फैमिली वैल्यूज एंड एथोस। मानो हमको कुछ करना है तो फैमिली में ज्यादातर अभी वैल्यूज चेंज हुआ है। अभी वैल्यूज में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा इक्वालिटी, थोड़ा सा पावर कम हुआ है, डेमोक्रेटिक अप्रोच होता रहा है। और इसके लिए हमारी जो सोसाइटी है इसमें कई बाबत हमको देखना पड़ता है, कई प्रोसेस ऐसी है कि जिससे हमें ये मिलता है। अर्बनाइजेशन है, इमोशनल बॉन्डिंग की बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, ग्लोबलाइजेशन की बात है, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिली। तो इस फैक्टर से हमारी फैमिली का वैल्यूज चेंज हुआ है। हमको अर्बन सोसाइटी में ये विजिबल दिखाई देता है और इसके साथ कई इंस्ट्रूमेंटल चेंज है। अभी हमारे पास मोबाइल फोन आए, हमारे पास वीडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, इंटरनेट आ गया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो ग्रोन अप पीरियड है इसमें यह सभी चीज आ गई, तो हमारा एक्सपोजर बढ़ गया और ये एक्सपोजर से हमारा जो फैमिली का कल्चर है वो अभी चेंज हो गया है। पहले हम एक साथ बैठ के खाने पीने का काम करते हैं, फेस्टिवल करते थे, आज इसमें चेंज आया है। तो जेंडर पर्सपेक्टिव से फैमिली को अभी एक चैलेंज आई है कि हमारा जो वैल्यूज है, हमारी फैमिली है, वो कैसे बच जाएगी। दूसरा जो चैलेंज है जेंडर के बारे में, तो यदि हम सोचे तो आइडेंटिफिकेशन यानी उनका कंफ्यूजन के बारे में। With the changing of family structure, function, role, relationship, ये जो सभी चेंज आए और उनके लिए काफी सोशियोलॉजी में तो स्टडी भी हुई है। तो इस स्टडी में सभी को विमेन का चेंजिंग रोल दिखाई देता है और ये जो चेंजिंग रोल है वो हमको ये दिखाता है। वर्चुअल हम देखें, कई स्टडीज है, खन्ना का स्टडीज देखे, श्रीवास्तव का स्टडीज देखे, तो ये स्टडीज के बारे में यदि हम सोचें तो फैमिली में काफी चेंज आया है और जेंडर स्टीरियोटाइप इमेज जो थी वो अभी चेंज। फैमिली एंड फैमिली का वर्क जो है इसमें भी जेंडर की इम्पैक्ट हुई है। अभी लॉकडाउन में देखो तो फैमिली का डिवीजन ऑफ लेबर चेंज हुआ था और हो रहा है। In today's society, majority of men and women face the prospect of juggling both family and occupational role. Men face few responsibility at home as well as their workplace. Women face new expectations because she is ready for new career, but still she performing her family duty first. According to Plack, उनका जो स्टडी है इसमें भी इन्हें बताया है कि अभी फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर की जो ट्रेडिशनल बाउंड्री थी वो ट्रेडिशनल बाउंड्री अभी चेंज हो रही है, मगर हर फैमिली में ये चेंज नहीं हुई है। मीन्स डोमिनेशन, डिसीजन मेकिंग ये तो अभी मेल की ही रही है, मगर इसमें चेंज तो आया है।
उनके लिए कई स्टडीज भी। दूसरा एक जो इश्यू बड़ा है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस इन द फैमिली। उनकी डिस्कशन हम दूसरे क्लास में करने वाले हैं। मगर ये जो हमारे साथ डिफिकल्टीज चैलेंज फैमिली में हुआ है, तो इसके लिए हमको ये सोचना है कि ट्रेडिशनल रोल क्या है विमेन का और जेंडर रोल क्या है। यदि हम जेंडर रोल के बारे में सोचें तो जेंडर रोल इन अ सोसाइटी मीन्स how we are accepted to act, speak, dress, groom, and conduct ourselves based on our assigned sex. Means, if we are women, we can do something. So, girls and women are generally expected to dress in typical feminine way and be polite, academic, nurturing, and men are generally expected to be strong, aggressive, and bold. So this is the gender role. अभी हमको देखना है कि हमारी सोसाइटी में जेंडर रोल और जेंडर रोल के बारे में यदि हम सोचें तो कैसे होते हैं। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये हमारी सोसाइटी में जेंडर बेस्ड पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी के बारे में है। यदि आप स्लाइड में देखेंगे तो मस्कुलाइन इज फॉर मैन एंड फेमिनाइन फॉर फीमेल। दोनों के पास जुदी जुदी अपेक्षाएं होती है, मगर यदि हम जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी रखें, पेरेंट्स ने अभी कई पेरेंट्स ने इसमें टर्न किया है। पहले जो ब्लू और पिंक वाला था, इसमें अभी चेंज हुआ है, जेंडर न्यूट्रल टॉयज घर में आ गए। कुकिंग एंड क्लीनिंग, इसमें भी हमको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। एक काम महिलाओं का नहीं, एक काम घर के हर सदस्य का। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है तो मेल फीमेल दोनों को एक साथ खेलने के लिए। जेंडर इंक्लूसिव टॉयज चेंज कर दो। क्यों लड़की को हम बर्तन देते हैं, क्यों उनको कुकिंग का सिखाते हैं, सभी को सभी सिखाओ। तो रेंज उसकी बदलनी चाहिए। उसको दो तरह से एजुकेट करना चाहिए कि एक काम अपना भी है और अपना भी है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप जो हमारी इमेज है वो इमेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप वो जेंडर बेस के, यस वीमेन है तो उनको ये करना है, फीमेल है तो उनको ये करना है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप यदि हमको रिमूव करना है तो हमारी सोसाइटी में हमारा जो माइंडसेट है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी हम डिस्कशन करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स any action that specifically denies opportunity, privileges, or rewards to a person or a group because of gender. यदि मैं महिला हूं तो महिला होने के नाते मुझे कई डिस्क्रिमिनेशन बाय बर्थ से आता है। बर्थ टाइम मेल और फीमेल, उनका हमने एक स्टडी किया था। ओनली डॉटर है तो क्या प्रॉब्लम होता है, ओनली सन है तो क्या बेनिफिट होता है, डॉटर और सन दोनों होते हैं तो क्या होता है। फंडामेंटल नीड सोसाइटी की क्या है कि बॉय होना चाहिए। एजुकेशन के बारे में देखें तो डिस्क्रिमिनेशन है। वेज एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखें तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन है।
इन ऑल इंस्टीट्यूशन, ये फैमिली है, रिलीजियस है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, मैरिज है, सभी में हमको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देते हैं। मगर उनका रीजन क्या है? यदि हमारी सोसाइटी में यदि हम देखेंगे तो उनका रीजन लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज इतनी नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि विमेन के पास ज्यादातर रिसोर्सेस नहीं होते, और कार्ल मार्क्स ने बताया है कि यदि हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं तो हम पावरफुल होते हैं, हमारे पास पावर होते हैं तो हम ज्यादातर अच्छी तरह से वो काम कर सकते हैं। मानो हम प्रधानमंत्री हैं, मानो हम गवर्नर हैं, मानो हम वीसी हैं। बीइंग अ फीमेल, यदि मैं ऐसी होती तो ये काम करना मुझे आसान होता, मगर मैं एक सिंपल सी लड़की होती तो मेरी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना पड़ता है। हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, वो अभी बदला नहीं, बदलने की कोशिश हो रही है। तो इसके लिए हमें सोचना है। हमारे यहाँ प्रायोरिटी देनी है तो सन प्रेफरेंस को देते हैं, क्योंकि वो हमारे वृद्धावस्था में काम करते हैं और वो ही हमको ये देते हैं कि ये मनी है। जब हम गुजर जाते हैं तो हमारा अग्निदान मेल को देना। तो हमारी जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ ये रहेगा। और इसके लिए जो पैट्रियार्की सिस्टम है और ये कॉजेस जो है डिस्क्रिमिनेशन का, वो हम नहीं चेंज कर सकेंगे। मानो हमको इसको बदलना है, बदलते बदलते हमको ये देखना है कि सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है। तो बाय बर्थ से हमको बॉय के लिए ब्लू बनाया, उनको ब्लू टी शर्ट देना है, उनको कार देना है, उनको ब्लू कलर का पहना हुआ है, गर्ल है तो उनको बार्बी डॉल देना है। हमारा डिवीजन ऑफ लेबर बचपन से ही चेंज होता है और यह डिफरेंस विमेन को ज्यादातर एप्रिशिएशन नहीं देते। कैसे नहीं देते? क्योंकि पेड वर्क जो है, पूरा जो इकोनॉमिक स्टेटस है, यह इकोनॉमिक स्टेटस में पेड वर्क और अनपेड वर्क, विजिबल और इनविजिबल वर्क, तो इसका जो डिफरेंस होता है, इसमें मेल वो गुड्स क्रिएटिंग करता है, स्ट्रक्चर हमारे डिसाइड करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो उनको पेड वर्कर कहला जाता है। विमेन ज्यादा काम करती है। सबसे पहले देखें तो रिप्रोडक्टिव वर्क, बच्चे को जन्म देना, हाउस होल्ड रनिंग करना, केयरिंग करना, चिल्ड्रन, ये सभी विमेन काम करती है। उनके लिए पूरे वर्ल्ड का रिपोर्ट ने बताया है कि फिजिकल वर्क का अवर्स यदि देखें तो विमेन ज्यादा करती है, मगर उनका वर्क इनविजिबल है, अनपेड है, और मेल का वर्क पेड है। तो मनी मेल के पास आता है, और मनी मेल के पास आता है तो उनके जेब में जब मनी होता है तो वो पावर अपने आप आ जाता है। यदि हम देखें कि वर्कप्लेस पे जेंडर इनइक्वालिटी कैसे है, अनइक्वल पे मिलते हैं। मानो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक लड़की वो भी 8 आवर काम करती है, एक लड़का भी 8 आवर काम करता है, दोनों कंस्ट्रक्शन में है, मगर पे अनइक्वल है। वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हम सभी जानते हैं कि वो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, रेसिज्म है।
women are prompted less often than men. Fear of asking to be paid what you are worth. So these are the major gender inequality in the workplace. और हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूट में देखने हैं, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूट में भी कई बाबत ऐसी है कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज दिखाई देती है। हमारे यहाँ यदि इस्लाम के बारे में हम सोचें तो कई जगह ऐसी है कि जहां विमेन को प्रवेश नहीं मिलता। हिंदू टेम्पल में भी शनि सिंगणापुर में देखा, इसके लिए ज्यादातर मूवमेंट हुई, तो वहां भी ये प्रॉब्लम है। जब भी हम सोचते हैं कि हमारे रिलीजियस गुरु कौन है, प्रीस्ट कौन है, तो महिलाएं नहीं होती, क्योंकि उसके पास पावर नहीं, और वो जेंडर बेस है। पूरी रिलीजियस सिस्टम देखो तो जेंडर बेस है। पवित्रता और अपवित्रता ख्याल वो रिलीजियस से आया है, और वो रिलीजियस लीडर इक्वालिटी यदि सिखाए तो प्रॉब्लम नहीं होता। कई लीडर अच्छे हैं, मगर जब ऐसा नहीं होता तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है तो हमें ये दिखाई देता है। यदि हम सोचें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभी हम इक्वालिटी के बारे में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचें, तो पूरे विश्व में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में यदि हम देखें तो बहुत ही अच्छी बातें लिखी है, बहुत ही अच्छी बातें हमें सोची है, और हमारी सोसाइटी में हमको एक नया राह दिखाया है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी, ये हमारे प्रियम्बल में है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके प्रियम्बल में इतनी ही बात नहीं है, मगर फंडामेंटल राइट की बात है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली ग्रांटेड इक्वालिटी टू वीमेन बट ऑल्सो empower the state to adopt the measure of positive discrimination in favor of women. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हमारे बताई है। यदि हम सोचते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैसा हुआ, हमारे यहाँ एजुकेशन, पॉलिटिकल और कई बाबत ऐसे हैं कि सोसाइटी ने हमको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। यदि हमको ये बाबत के थोड़े से पॉइंट की डिस्कशन करनी है तो हम कर सकते हैं। हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर women. 15, the state will not discriminate against any citizen on ground of only religion, race, caste, sex, place of birth or anything. Article 15(3), the state will make the special provision in favor of women and children. Article 16, वो हमको ये दिखाता है कि equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment to any offices under the state. Article 39A, वो हमको ये सिखाता है कि to promote justice on a basis of equal opportunity and to provide free legal aid by suitable legislation on scheme or in any other way to ensure that opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. आर्टिकल 39 एंड 39C में भी लिखा है। आर्टिकल 42 हमको ये दिखाता है
कि the state will make provision for securing just and human condition of work and for maternity relief. यदि हमको ये दिखाना है कि हमारे लीगल प्रोविजन क्या है, तो लीगल प्रोविजन में ज्यादातर लिस्ट हमारे यहाँ कई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमको ये दिया है क्राइम्स आइडेंटिफाई अंडर द इंडियन पीनल कोड आईपीसी। आईपीसी में हमको ये दिखाया है कि रेप 376 आईपीसी, किडनैपिंग आर्टिकल 363, homicide of dowry death 302 and 304, torture both mental and physical 498A, molestation 354, sexual harassment 509, importance of girls, काफी ऐसे हैं, ऐसे क्राइम आइडेंटिफाई अंडर स्पेशल लॉज वो भी बताया है। यदि हम क्राइम और इनके बारे में चलो तो एम्प्लॉयमेंट के स्टेट के बारे में है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, फैमिली कोर्ट एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, द क्रिमिनल लॉ है, फैक्टरीज एक्ट है, कई ऐसी बाबत है। और ह्यूमन राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस make our founding father were very determined to provide equal right to both and men and women. So human right is a preamble of our constitution. Friends, we can discuss so many topic and so many legal. हमको मिला है right to equal pay, right against harassment at work, right to anonymity, right against domestic violence, right अगर maternity related benefits, right against female feticide, right to free legal aid, right to dignity and decency, right to property, right not to be addressed at night. तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमको जो प्रिविलेज मिला है, इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो महिलाओं को आगे कैसे बढ़ा जाता है वो भी दिखाया है। मीन्स जेंडर इक्वालिटी इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट उनकी रियलिटी देखें तो अलग से है। इसके बारे में अलग अलग इश्यूज भी है, फैमिली में है, वर्क प्लेस पे है, हमारे मैरिज लाइफ में है, एजुकेशन में है, सभी जगह यदि हम देखें तो जेंडर इक्वालिटी नहीं है। तो ये इक्वालिटी क्या है, इक्विटी क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा पीरियड आएगा इसमें डिस्कशन करेंगे। हमको दो बाबत अभी बतानी है आपको कि यह जो हमारा कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स है और इसके साथ दो छोटी छोटी फिल्म है वो मैंने इसके साथ जोड़ी है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी है। यदि आपको ये लगे कि ये फिल्म हमारे स्टूडेंट को बतानी चाहिए तो हम बता सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा मगर स्टूडेंट को तो अच्छा ही लगेगा। तो फ्रेंड्स, today we will talk and today we talked about the gender पर्सपेक्टिव क्या है, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है, जेंडर रोल क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जेंडर हमारी सोसाइटी में फैमिली में कैसे दिखाई देता है, क्योंकि ज्यादातर हम फैमिली में रहते हैं, वर्क प्लेस पे क्या है, रिलीजियस में क्या है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर इक्वालिटी क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। हम अगले जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग टीचर हैं
तो टीचर इसके लिए क्या कर सकते हैं, इनके बारे में हम सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे और आपका जो फीडबैक है वो हम जानेंगे। तो लास्ट में अगेन I am very thankful to our HRDC department and coordinator of this course. So thank you very much to Jagdish Bhai and his team and coordinators and my dear friends. Namaskar and goodbye.